नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने में आया हूं और आज का जो हमारा टाइटल होगा, हमारा जो शीर्षक है आज का, वो है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन आप इसको गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं। तो ग्रेविटेशन, अभी ग्रेविटेशन है क्या बेसिकली, इसकी हम आज बात करेंगे। असल में क्या है, हम इतिहास में जाना चाहेंगे पहले कि गुरुत्वाकर्षण का इतिहास क्या है। अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी विचारक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, एक विचारक थे कोपरनिकस। उससे पहले जितने भी विचारक थे या जितने भी लोग थे, वो ये समझते थे कि जो सूर्य है वो सूर्य आपके केंद्र में नहीं है, बल्कि पृथ्वी आपके केंद्र में है। यानी कि सपोज कीजिए ये अर्थ है आपकी, और जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितनी भी बॉडी हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, वो सब चक्कर लगा रहे हैं अर्थ का। यानी कि एक तरह से अर्थ जो है आपका, वो मेन रोल में था और बाकी चीजें इसका चक्कर लगा रही हैं। लेकिन कोपरनिकस साहब ने पहली बार इसका जिक्र किया कि भाई अर्थ जो है वो आपके केंद्र में नहीं है, केंद्र में है आपके सन। यानी कि जो सन है वो केंद्र में है और बाकी चीजें इसका चक्कर लगा रही हैं। तो कोपरनिकस साहब ने इसकी चर्चा की। उस टाइम लोगों को विश्वास नहीं आया, लोगों को भरोसा ही नहीं था इस बात पे। लेकिन धीरे धीरे कुछ और वैज्ञानिकों ने और विचारकों ने इस पे चर्चा की और इसको आगे बढ़ाया। जैसे गैलीलियो का नाम भी आता है, जो हमारे फिजिक्स के जो जनक हैं गैलीलियो साहब, उनकी हम बात करते हैं तो उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि हाँ ऐसा ही है। और उनके बाद जो एक महान साइंटिस्ट हुए या महान विचारक जो थे, उनका नाम था सर आइजक न्यूटन, जिसको हम फिजिक्स के जो है जनक कह सकते हो। मतलब गैलीलियो साहब जो थे वो विज्ञान के जनक थे, और हमने चर्चा की है आपसे, अगर हम बात करें तो फिजिक्स के जो जनक हैं वो आप आइजक न्यूटन को कह सकते हो। तो आइजक न्यूटन साहब ने क्या कहा, उन्होंने पहली बार बताया कि भाई जो अर्थ है आपकी, सपोज कीजिए अर्थ है, ये एक मान लिया बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है। सपोज कीजिए कोई बॉडी ले लीजिए, आपने उसको ए नाम दे दिया मैंने। तो ये जो इन दोनों के बीच जो है, जो डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस मान लिया आपने, कुछ ये डी मान लीजिए या आर मान लीजिए इसको आप। तो ये जो डी या आर जो है, वो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इनके अपने अपने मास होंगे। सपोज कीजिए इसका m1 है, इसका m2 है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है बेसिकली, जो इनके बीच जो आकर्षण बल है या जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या है, उसे F मान लिया मैंने। तो वो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है, यानी दोनों के गुणनफल जो है इनका, जैसे m1 इंटू m2। और दूसरा जो फोर्स है या अट्रैक्शन बल जो है आपका, या गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो इनका जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के, यानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। या हम इसको कह सकते, जो F है वो हो गया आपका G इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और इसी को बोलते हो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये है या ये है। और इसमें जो G की जो वैल्यू है आपकी, अब आप G की बात करेंगे तो G का जो मान है वो 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू हो गया। देखिए बात, ये निकल के कैसे आया, इसको भी देख सकते हो आप। देखिए अगर मैं G की बात करूं तो G कैसे निकल के आया, G इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू F बाय m1 इंटू m2। अब आप देखेंगे m1 की वैल्यू kg में आ गई, m2 को भी kg में बताया तो kg स्क्वायर नीचे आ गया। r डिस्टेंस जो है आपकी, डिस्टेंस क्या है,
भाई डिस्टेंस आपकी मीटर स्क्वायर में हो गई क्योंकि आर स्क्वायर है और एफ न्यूटन आ गया। तो यहां से जी की वैल्यू जो है आपकी निकल के आई 6.67 जो है, आप जब निकालेंगे तो आएगा ये, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। साथ में ये कैपिटल जी है और स्मॉल जी की मैंने चर्चा की थी। अब स्मॉल जी क्या है? अब स्मॉल जी की बात करेंगे तो आपको पता ही है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब आपको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की मैंने बात की थी, F = ma। ये जो a है आपका, इसको बोलते हैं त्वरण या एक्सीलरेशन। इसी तरह से अगर g की बात करें, अगर कोई चीज, कोई वस्तु या कोई बॉडी या कोई पिंड पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो खींच रहा है वो अपनी तरफ, वो त्वरण की वजह से हो रहा है, और उसी को बोलते हैं आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो ये जो आपका g है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको मोटे तौर पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। कहीं पे आपको 9.8 लिख लेंगे डायरेक्टली। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज को हम जो है लिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई अगर हम बात करें स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, या दोनों हैं क्या चीजें, तो आप पता कर सकते हो कि जो स्मॉल जी है वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो आपका जो कैपिटल जी की मैंने बात की है, जो कैपिटल जी बताया आपको, ये है आपका गुरुत्वीय कांस्टेंट या कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन वाला है और ये एक कांस्टेंट है। तो हम दोनों की मैंने बात की। अब मैं अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो और बाकी डिफरेंस हो सकते हैं इन दोनों में। जैसे अगर एक और डिफरेंस की बात करूं तो वैल्यूज में डिफरेंस हो गया, या अगर हम बात करें तो जो g है, स्मॉल g है, वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम कैपिटल G की बात करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। या फिर अगर हम बात करें तो जो स्मॉल g है वो आपका हर एक जगह अलग अलग होता है। जैसे अर्थ है, भाई अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ये सपोज कीजिए अर्थ है आपकी, और ये आपका सपोज कीजिए नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अर्थ के जो बिल्कुल सेंटर से जो पास होती है वो आपकी लाइन ऑफ इक्वेटर, या हम जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में वो आपकी जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इस लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, यानी कि कर्क रेखा जो भारत से भी पास होती है। इसी तरह से लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, यानी कि साउथ पोल में 23.5, ये आपकी जो है लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो ये तीन रेखाएं हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिए इस चीज का। ये सभी छात्रों से बताना चाहूंगा, भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये प्रश्न आने का बड़ी संभावना रहती है कि भाई जी की वैल्यू क्या रहती है पोल्स के ऊपर या ध्रुवों के ऊपर, तो वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर हम बात करें विषुवत रेखा की तरफ से, अगर इसके सेंटर पे जाए तो जी की वैल्यू सबसे कम होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं तो वो हर जगह बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज नो डिफरेंस, कहीं भी चले जाओ आप। बट अगर हम बात कर रहे हैं पोल्स के ऊपर या बाकी जगह, तो जी जो स्मॉल जी है या जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसकी वैल्यू हर एक जगह चेंज होगी ही होगी। और एक मैंने बताया आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी वाला। तो ये सारे डिफरेंस हो सकते हैं कि भाई इनमें हो क्या रहा है या दोनों में डिफरेंस आपका क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई द्रव्यमान या जो है डब्लू में क्या अंतर होता है या भार में क्या अंतर होता है, इसको भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको फिर मैं दोबारा वापस आता हूं न्यूटन सेकंड लॉ पे। तो हमने बताया था आपको F = ma। इसी तरह से अगर मैं W की बात करूं तो ये होता है m × g। अब ये g क्या है, तो अभी मैंने बताया आपको, और m जो है मास है, यानी कि द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्यमान तो आपका कांस्टेंट रहता है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आपका जो वो मास है वो नियत है, बिल्कुल नियत है, उसका कोई चेंज नहीं है उसमें। बट अगर हम बात करें W की, तो वो आपका चेंज होता रहता है। वो किस पे डिपेंड होता है, वो आपके G पे डिपेंड करता है। G पे डिपेंड क्यों करेगा वो, क्योंकि इसमें आपका जो मास है वो मल्टीप्लाई आपने G से कर दिया। तो इसका मतलब जो M है और जो आपका W है उसमें कई सारे अंतर होते हैं, हम पता कर सकते हैं। जैसे पहला अंतर मैंने बताया कि जो आपका
जो आपका मास है वो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो W है वो आपका चेंज होता रहेगा। जैसे अगर सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री मून पे गए जब पहली बार, तो वहाँ पर जो G की जो वैल्यू है वो पृथ्वी के G से 1/6 है। तो इसका मतलब वहाँ पर भी अगर G भाई देखो आपका, सपोज कीजिए मैंने माना कि अगर मैं अर्थ पर हूँ और W इज टू मेरा जो वैल्यू है, उसका जो भार है वो m इंटू जी हुआ, और अगर मैं मान रहा हूँ सपोज कीजिए मैं मून पे चला गया W2, तो वो m इंटू G/6 हो गया। तो आपका ये वैल्यू जो है वो ये इसके 6 के बराबर होगी ना, यानी कि इसका डिवाइड बाय 6 जब आप करेंगे तो ये इसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, मास तो आपका कांस्टेंट था। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई आपका जो वैल्यूज हैं वो कैसे कम ज़्यादा होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भार है या जो वेट है उस पर कोई फर्क नहीं होता। एक डिफरेंस ये होता है कि द्रव्यमान जो है या मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो W है या वेट जो है या भार जो है आपका वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है। तो कुछ डिफरेंस हमने जो है हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसा कि आपने एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं भार का, जब आप लिफ्ट से जाते हो ऊपर की तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, तो आप महसूस करेंगे जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको वेट लगेगा कि भाई आप ज़्यादा भारी महसूस कर रहे हो जब नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आप हल्का महसूस करते हो। तो ये G की वैल्यू, G की वजह से हो रहा है भाई। आपका जो भार में आप कम या ज़्यादा महसूस कर रहे हो ये उसी की वजह से हो रहा है। तो ये अगर मैं कहीं पे G की वैल्यू आपकी 0 हो जाए तो भार आपका 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये प्रश्न आने के बड़े चांसेस रहते हैं कि भाई G की वैल्यू अगर 0 हो गई तो भार पे क्या होगा, तो भार आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, G का फर्क क्या होता है, G की वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है, ये सब जो आपका ग्रेविटेशन लॉ है उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल होता है, या जो हम ग्रेविटी की बात करते हैं उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई कि कैसे कैसे कॉपरनिकस से लेके और जो आपके न्यूटन साहब थे उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए केपलर। अगर मैं केपलर की बात करूं तो केपलर ने, अब आपको मैंने बताया कि केपलर साहब क्या कहते हैं। केपलर साहब ने 3 नियम दिए जिनको हम 3 लॉज ऑफ केपलर बोलते हैं, और वो किससे रिलेटेड थे, वो आपके प्लेनेट से रिलेटेड थे, जो प्लेनेट की वेलोसिटी होती है उससे रिलेटेड थे। यानी कि अगर केपलर साहब की मैं बात करूं तो केपलर साहब ने क्या कहा, उनका जो पहला नियम है क्या कहता है कि भाई जो भी आपका, जैसे सपोज कीजिए बीच में आपका सन है, ये आपका सन हो गया, यानी कि आपका बीच में हो गया आप कह सकते हो सूर्य को, और इसके सबसे जो नजदीक होता है वो आप जानते हो वो बुध होता है आपका, यानी कि बुध को आप जो है मरकरी कह सकते हो। मरकरी इसके सबसे नजदीक है सन के। उसके बाद वीनस, शुक्र बोलते हैं इसको, उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर इस तरह से बाकी जो प्लेनेट हैं आपके, और सबसे लास्ट में होगा आपका नेपच्यून। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लेनेट हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाते हैं सन का, ऐसे 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 इस तरह से। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, सारे जितने भी हैं आपके, ठीक है, और ये इसका ऑर्बिट हो गया। तो ये जो ऑर्बिट होगा आप जो देख रहे हैं, अब इसमें देखना आप, पहला जो नियम है वो ये कहता है कि वो अपने अपने जो उनका एलिप्टिकल पाथ है उसको फॉलो करते हैं। एलिप्टिकल का मतलब जो दीर्घवृत्ताकार जो पाथ है उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा केपलर साहब ने कहा कि भाई सूर्य और जो ग्रहों का जो संबंध है वो कैसे है, कैसे वो चक्कर लगाते हैं। तो हम पहला जो नियम है वो ये कहता है कि भाई वो एलिप्टिकल पाथ या दीर्घवृत्ताकार पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था, केपलर साहब का दूसरा नियम क्या था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो उसकी एरियर या जो उसका वेग जो होता है हर एक ग्रह का अपना अपना, वो हमेशा नियत रहेगा। यानी कि अगर सन, सपोज कीजिए सन है और इसका पृथ्वी चक्कर लगा रही है बाय द वे, तो इसका चक्कर लगाने की जो अपना ऑर्बिट तो फॉलो कर ही रही है, साथ में जो इसका अपना परिक्रमण काल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर उसमें चेंज होगा
तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी। अगर इसमें अगर सपोज कीजिए इसका हम इसको परिक्रमण काल बढ़ा दिया मैंने इसका, तो क्या होगा, डिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। तो परिक्रमण काल बढ़ने के साथ साथ आपकी जो डिस्टेंस उस पर हमेशा डिफरेंस होता है कि भाई डिफरेंस होना ही होना है। तो ये दूसरा नियम है, तो इसलिए कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा जो केपलर का नियम था, उन्होंने एक नियम और दिया कि जो इसका परिक्रमण काल है या जो इसका जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी जो डिस्टेंस है, जो मान लीजिए जो प्लेनेट और जो आपका स्टार है सन, उसके जो बीच में जो भी आपका जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए आर है, उसकी क्यूब, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के क्यूब के। ये तीसरा नियम दिया आपके केपलर साहब ने। तो कहने का मतलब ये है कि केपलर साहब ने भी कई सारे नियम दिए। तो हम कोपरनिकस से लेके जो हमने यात्रा शुरू की, गैलीलियो के बाद हमने फिर न्यूटन साहब की बात की, फिर हमने केपलर साहब की बात की। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके ग्रेविटेशन जो हमने टॉपिक था उसके बारे में कहीं ना कहीं इनसे रिलेट किया। तो बंद करो उसको। तो केपलर साहब ने जो नियम दिए आपको, तीनों नियम आपको जो है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है या दीर्घवृत्ताकार पाथ को फॉलो करता है। दूसरा जो उसका टाइम होता है परिक्रमण काल, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा उसमें कुछ चेंज होता है, अगर बाय द वे वो बढ़ता है तो फिर डिस्टेंस भी आपकी जो आपका स्टार है उससे आपके प्लेनेट जो आपका प्लेनेट है उसकी वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी आपकी। तीसरा नियम फिर मैंने बताया आपको कि जो उसका परिक्रमण काल या उसका जो टाइम है वो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के क्यूब के। तो तीन नियम केपलर साहब ने दिए और इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक होता है आपका पलायन वेग। ये पलायन वेग क्या होता है भैया? अगर पलायन वेग की बात करें कि कैसे, अगर कोई बॉडी है, मान लिया आप इसकी बात करें भाई, कोई भी बॉडी, जैसे देखिए जैसे अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है सन का। अब जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी का जो अपना ग्रेविटेशनल एरिया है या इसका जो क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो है, उस गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर सपोज कीजिए आप एक पलायन वेग, यानी कि पलायन वेग आप कह सकते हो, पलायन से आपको नाम से पता चल रहा है, पलायन यानी कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड है, वो वेलोसिटी है जिसमें हम किसी पिंड को या किसी बॉडी को अगर इसके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की वेलोसिटी से, कोई पिंड है भाई आपका, और उसको हम ऊपर की तरफ फेंकें पृथ्वी से, पृथ्वी की बाहर की कक्षा मतलब बाहर की तरफ फेंकें, तो होगा क्या? जब आप इसको बाहर फेंकेंगे और इतनी स्पीड से फेंक दें तो क्या होगा? ये पलायन कर जाएगा इससे, मतलब वो वापस इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं आएगा। होगा क्या कि वो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। इसी को बोलते हैं आप पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई पलायन वेग क्या होता है या उसका वैल्यू कितनी होती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा आपकी बॉडी, और कोई दूसरा प्लेनेट होगा या जो दूसरी बॉडी होगी वो उसका चक्कर लगाना प्रारंभ कर देगा। तो ये जो पलायन वेग की बात करते हैं वो हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की बात करते हैं। और दूसरा अभी मैंने बताया था कि भाई जैसे आपका कोई ग्रेविटेशन मतलब अर्थ है और इससे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसकी जो परिक्रमण जो इसका जो मतलब चक्कर लगाने की जो गति है वो कम होती जाएगी। तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की, और वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होती है। तो ये 2 पॉइंट थे, इसमें आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा आते रहेंगे। बंद कर दो। बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने जो सीखा उसमें आपने सारी चीज़ें सीखी। तो मैं आपको एक बार इसका इसेंस बताना चाहूँगा या इसका सार बताना चाहूँगा। आप आज लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले आपने जो है भाई
गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, या फिर आप जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, या मास और डब्लू में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपने सीखा। फिर उसके बाद आपने जो है केपलर्स के लॉ को पढ़ा, 3 लॉ मैंने बताए। उसके बाद मैंने एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग के बारे में चर्चा की। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर इस वीडियो को आप ढंग से देखेंगे तो आपको इससे सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें पढ़ने के साथ साथ आप जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो है नंबर लेके आ सकते हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि जो हमारा चैनल है सक्सेस फ्यूचर, आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं यही उम्मीदों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आप लोगों से एक बार फिर विदा लेना चाहूँगा और फिर अगली वीडियो लेकर फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।